अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरपर्दा के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। दूसरे सीज़ फायर मुआहिदे के पहले चंद घंटों में जनूबी लेबनान पर फिर से इसराइली हमले। दरपर्दा ईरान अमरीका मुजव्वज़ा मुआहिदा नाकाम बनाने की कोशिश है। नेतन्याहू के ख्याल में रजीम चेंज और एटमी सलाहियत ख़त्म किए बगैर ईरान से मुजव्वज़ा मुआहिदा अहम इसराइली अहदाफ की तकमील नहीं करता। इसलिए तेल अवीव चाहता है कि मुजव्वज़ा तजावीज़ के साथ ईरान अमरीका मुआहिदा ना होने पाए। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की नेतन्याहू को हालिया तल्ख टेलीफोन कॉल तौसीक कर रही है कि ईरान जंग के पस मंज़र में अमरीका इसराइल दिलचस्पियां, मफादात और अहदाफ अब एक नहीं रहे। ये मालूम नहीं कि ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने के लिए कांग्रेस की करारदाद कितनी मौसर साबित होगी, लेकिन ये हकीकत है कि जंग के खात्मे के लिए अमरीकी राय आमा का दबाव, ईरानी हमलों पर खलीजी हलीफों की परेशानी, आबनाए हुर्मस की बंदिश, अमरीका में एनर्जी की बढ़ती कीमतें और महंगाई के बुलंद होते नए इशारिये, मिड टर्म इलेक्शन और साथ ही साथ अमरीकी मीडिया में अमरीका की जंगी शिकस्त की ताबीरों पर मबनी तज्जिए सदर ट्रंप पर ईरान से डील के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। ईरान जंग की हैप्पी एंडिंग सदर ट्रंप की सियासी ज़रूरत है, लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान का सियासी फहम अमरीका को बंद गली से निकलने का मौका नहीं दे रहा। आज के दरपर्दा में ईरान अमरीका मुआहिदे में पेश रुकावटों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल महमूद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, सीज़ फायर के बावजूद जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर मुसलसल इसराइली हमले, अगर देखा जाए तो ईरान अमरीका मुमकिना मुआहिदे को नाकाम बनाने की ये कोशिश भी है। मुजव्वज़ा मुआहिदे से इसराइल को क्या खतरा है? देखिए, दो चीजें जी। एक तो ईरान का कॉन्टेक्स्ट आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में बयान किया है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो लेबनान की सिचुएशन है, लेबनान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक बर्डन बन गया अमेरिका के लिए। लेकिन फिर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अमेरिका के अंदर ही बैठ के डील हो रही है, जिसको लेबनान के अंदर बहुत सी फैक्शंस इंक्लूडिंग हिजबुल्लाह, उनके स्पीकर, बहुत से लोग जो है उसको वन साइडेड सीज फायर या वन साइडेड एक मुआहिदा कह रहे हैं। वो बेसिकली वो मुआहिदा कह रहा है कि जी हिजबुल्लाह को कैसे डिसार्म करना है, वहां टोटल पीस की बात नहीं है जी। जबकि वहां से सदरन जो लेबनान है उसमें इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं। जब तक वो फोर्सेस उनकी सरजमीन पे रहेंगी तो एक अमन कैसे आ सकता है। प्रॉब्लम ये आयशा कि इस वक्त मैनेजमेंट तो की जा रही है, एक नेगेटिव पीस की कोशिश जरूर की जा रही है कि जी साइलेंसिंग ऑफ गन्स हो जाए, लेकिन जो पॉजिटिव पीस है विच इज दी ट्रू एड्रेसिंग दी रूट कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एक मुकम्मल कंप्रीहेंसिव पैकेज, उसकी तरफ कोई भी नहीं बढ़ रहा। फिर ईरान अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत इस पे बात कर भी चुके हैं, जो मिसट्रस्ट मौजूद है, बहुत सारी चीजें होनी है। अभी इजराइल इसलिए इसको लिंक रखना चाह रहा है इस ईरान के मुआहिदे के साथ कि वो नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है या अमेरिका इस वॉर से अब बाहर निकल जाए। हम उस वक्त भी कहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज द ओनली एग्जिट कार्ड अवेलेबल टू नेतन्याहू। जिस तरह उनके करप्शन के चार्जेस हैं, जहां उनकी जो पॉलिटिकल कमजोरियां हैं, जो पॉलिटिकल वीकनेसेस हैं, उसको एड्रेस करने के लिए वो चाहेंगे कि किसी तरीके से अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए। और 47 इयर्स के इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने पहली दफा अमेरिका को इस तरह इंटेंगल होते हुए देखा है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बट हैविंग सेड दैट मेरा ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अब फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ रहे हैं चीज। अच्छा, वैसे तो ये बात शुरू से कही जा रही है कि जो जंगे हैं वो इसराइल के हक में हैं, क्योंकि इसराइल वैसे भी जो उसका मंसूबा है ग्रेटर इसराइल का, वो उसके चक्कर में अपने आसपास के जितने ममालिक हैं उनको अपनी लपेट में तो लेगा। अब मुसलसल इसराइली हमले जो लेबनान पर जारी हैं, ईरानी एतमाद को भी मुतज़लज़ल कर रहे हैं और ट्रंप कोशिश के बावजूद इसराइल को रोकने में भी नाकाम है। इसराइली हट धर्मी के सबब अब मशरिक़ वुस्ता की जो बेअमनी है ये मज़ीद कितनी बढ़ेगी? इसका मतलब हम ये कहें कि इसराइल वाकई ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, ग्रेटर इसराइल इज ऑन जी। ये जो अब्राहम अकॉर्ड का आप देख ले, पॉलिटिकल जो एक एफर्ट करना चाह रहे हैं और फिजिकली जिस तरीके से वो ऑपरेशंस कर रहे हैं, और कोई ना कोई, आपने बिल्कुल सही फरमाया आयशा के फ्रिक्शन उनको चाहिए। पीस इज देयर बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि परसू नहीं कर पाएंगे अपने एक्सपेंसिव डिजाइन्स को। बट हैविंग सेड दैट, मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कर नहीं पा रहे जी। प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका जिस दिन चाहेगा वो इसराइल को बिल्कुल रोक लेंगे। और रोक सकने की सलाहियत भी रखते हैं। देखिए ना, ह्यूज यानी वो जानबूझ के नहीं रोक रहे, तो वो इसलिए देखिए इसलिए नहीं रोक पा रहे कि जी वो एक उसको अपना भी प्रेशर बिल्ट रखना चाहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईरान के ऊपर इन नेगोशिएशंस के बीच में कि जी देखिए हमने उसको भी एड्रेस करना है। लेकिन ये जो प्रेशर बिल्ट हुए ये ईरान की वॉर की वजह से नहीं, ये बेसिकली ईरान की वॉर की जो आउटकम्स हुई हैं
जो अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज देख ले आप, मिड टर्म सर पे हैं, अवाम ने उनको रिजेक्ट कर ली है, गो के सिंबॉलिक है, लेकिन 4 कांग्रेसमैन जो हैं उनके रिपब्लिकन्स को उनके उसके अगेंस्ट किया है जी, वोट किया है। तो ये एक मॉरल प्रेशर भी उनके ऊपर आया हुआ है। तो इस वक्त अगर वो समझते हैं कि उन्होंने कोई मिसकैलकुलेशन की है ईरानियन वॉर में जंप करके इजराइल के कहने पे, तो उसकी करेक्शन यही है कि वो इंश्योर करें। फिर गाजा का भी देखें ना, बोर्ड बना हुआ है, गाजा को भी फिर इसके साथ लिंक करें, उस बोर्ड में आप अग्रेसिवली जाएं, पूरा वेस्ट भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा, उसके तमाम मेंबर्स भी खड़े हो जाएंगे। अग्रेसिवली जाने से मेरी मुराद यह है कि आप पीस की तरफ जाए, सोल्यूशंस की तरफ जाए। जब तक हम कॉन्फ्लिक्ट के सोल्यूशंस की तरफ नहीं जाएंगे, बेसिक रीजंस के सोल्यूशंस की तरफ नहीं जाएंगे, पीस विल रिमेन इल्यूसिव। थोड़ी देर के लिए, कुछ पीरियड के लिए आप शायद जंग को रोक सकें, लेकिन पीस आपसे उतना ही दूर चला जाएगा जितना आप देर करेंगे। तो आई थिंक अमेरिकन इफ दे वांट दे कैन स्टिल प्रेशराइज लिटिल मोर। एक कॉल के गुस्से से दिखा देने से, इंप्रेशन देने से नहीं, ऑन ग्राउंड देखना होगा कि क्या चीजें हो रही हैं। अभी भी एंगेजमेंट्स हो रही हैं, मुसलसल एंगेजमेंट्स हो रही हैं लेबनान के अंदर रोजाना। आज गाजा के अंदर भी अटैक हुए हैं, वहां पे भी लोग शहीद हुए हैं। तो आई थिंक द एक्शंस ऑन ग्राउंड आर नॉट कमेंसरेटिंग with the will being shown, या will with the intent being shown, or at least being portrayed at the moment, commensurate नहीं कर रहे, उनसे मिल नहीं रहे। जनरल साहब, जो जंग है उससे पूरे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी जो है वो स्टेक पर है, तो सवाल सबके जहनों में आता है कि क्या इसराइल की इकोनॉमी पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा इस जंग से, और अब जो शराइत हैं वो इसराइल को कैसे मुतासिर करेंगी? और नहीं, इसराइल की इकोनॉमी भी अंडर स्ट्रेस है जी, मुतासिर नहीं करेंगे जी। यू हैव टू क्रिएट कंडीशंस, यू हैव टू क्रिएट प्रेशर पॉइंट्स इकोनॉमिक फील्ड्स में, मिलिट्री जो सपोर्ट उसको दी जाती है, फिर जो लीगल फील्ड्स है, जो डिप्लोमेटिक लीगल फील्ड्स है, आप जरा लाइन और रेजोल्यूशंस पे इम्प्लीमेंटेशन कराएं जो पड़ी हुई है यूनाइटेड नेशन की, तो वो दैट यू हैव टू क्रिएट। लिप सर्विस से कुछ भी नहीं होगा। देखिए ना, पहले वेस्ट पूरा इजराइल को इम्प्यूनिटी के साथ एक्शन करने के लिए सपोर्ट भी करता रहा और रेजोल्यूशंस भी ले आता है। इजराइल वो कहते हैं फलस्तीन को मान लिया। इट इज ऑल लिप सर्विस। अब यू कांट मेक फूल द होल वर्ल्ड फॉर ऑल द टाइम। इट्स नॉट गोना हैपन। ये कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा जी। तो आपने प्रैक्टिकली चीजें करनी होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं 90,000 फलस्तीनियों की शहादत हुई है, किसी के कान पे जू तक नहीं देंगी कोई ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, और जरा से आप ह्यूमन राइट्स की जरा वायलेशंस कर लें या कोई चीज कर लें जिसको उन्होंने एक्सप्लॉइट करना होता है। दिस इज अ क्रूअल वर्ल्ड जी। ताकतवर जो है वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है। फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि चैलेंज हुई हैं चीजें, और आई थिंक जो मिडिल पावर्स हैं इनको मिलकर कुछ करना होगा। बाकी पावर्स को भी एक्टिव होना होगा। चाइना, रशिया कहने को तो जब अपने इंटरेस्ट है आप बहुत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आपने जो इम्प्लीमेंट करनी है फिर फिजिकली कुछ चीजें नजर आनी चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अभी इन्हीं दिनों में ट्रम्प की नेतन्याहू को जो शट अप फोन कॉल थी, इस लिहाज से उसको काफ़ी गैर मामूली कहा जा रहा है कि इससे पहले किसी अमरीकी सदर ने इसराइली सरबराह हुकूमत को इतनी तल्ख और सख्त बातें नहीं की। क्या हम ये समझे कि ये इसराइल के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली का इशारा है? इसराइल के बारे में ट्रंप की पॉलिसी की तब्दीली के तो इशारा है। अमेरिका की जो पॉलिसी की तब्दीली है वो ऐसा जब तक ऑन ग्राउंड चीजें हम होती नजर नहीं आएंगी। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट। इनकी लॉबी जो है, जो जूइश लॉबी है, स्टिल मैं समझता हूँ कि वो इफेक्टिव है, इम्पैक्टिव है, और वो दे आर स्टिल ट्राइंग टू कॉल द शॉट्स, और दे आर कॉलिंग द शॉट्स। सही। अच्छा, हिजबुल्लाह ने अमरीकी सालसी में जो इसराइल लेबनान जंग बंदी है इसको क्यों मुस्तरद किया है? और इस हवाले से इसराइल से जंग तो हिजबुल्लाह लड़ रही है, लेकिन अगर हम कहें कि इसमें बाकी भी सीज़ फायर मुआहिदा लेबनानी हुकूमत से हो रहा है, क्या लेबनानी हुकूमत हिजबुल्लाह को पीछे धकेलने की सलाहियत रखती है? कि लेबनान और हिजबुल्लाह के दरमियान जो भी बातचीत, उनकी हुकूमत और हिजबुल्लाह के दरमियान जो भी बातचीत अगर है भी, और वो उस पे ट्रस्ट इसलिए नहीं कर रहे कि सीज फायर नहीं हो रहा जी, फायर रुक नहीं रहा, रोजाना शहादतें हो रही हैं। तो जो ट्रस्ट है हिजबुल्लाह का या अदर फैक्शंस का या जो आइडियोलॉग्स हैं वहां पे उनका इन द गवर्नमेंट के, या जी कुछ कर सके, वो भी अंडर माइन हो जाता है। उनके ट्रस्ट को तोड़वाता ही इजराइल है। इजरायली एक्शंस आर ऑल अगेंस्ट व्हाट दे अचीव। अब बातचीत भी जब होती है, जो उनसे प्रोमिसेस किए जाते हैं, इजराइल उसको तोड़ देते, और उसकी वजह वही है जो आप बयान कर चुके हैं अपने इंट्रो में, कि उनको फ्रिक्शन चाहिए। उनको, वो पीस के दुश्मन है, दे नीड फ्रिक्शन ताकि वो अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन को आगे ले जाए। जब तक इजराइल अपने मकासद, ये जो ग्रेटर इजराइल है, इसको अभी तो काफी हद तक वैसे वो डंप हो गए इरानियन वार के बाद, उसको डैमेज बहुत हुआ उसको। इट्स नॉट नो मोर इजी। इवन जीसीसी कंट्रीज भी, अरब कंट्रीज भी इसको रिव्यू जरूर करेंगी, एंड मे बी
10 years 15 years down the line we'll see the new environment over here. उसको डैमेज बहुत हुआ है लेकिन वो शंट नहीं हो रहा, अभी तक खत्म नहीं हो रहा, उसको परसू कर रहे हैं वो लोग. दैट इज अ डेंजरस फिनोमेना. ये जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड हेट बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, वॉर उनकी जरूरत होती है जी. these are wars are fuel to their pursuits of those objectives. ठीक है जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. एक ब्रेक से भी वापस हमारे साथ रहिए. नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में लफ्जी गोलाबारी भी अपने अरूज पर है, जबकि वोटिंग डे पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सख्त मुकाबले का इम्कान दिखाई दे रहा है. जबकि बाज़ नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवार भी किंग मेकर बन सकते हैं. वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स का अमूमी रुझान तारीखी एतबार से वफाक में मौजूद हुक्मरान जमात के हक में दिखाई देता है. क्या इस बार गिलगित बल्तिस्तान में तारीख का धारा बदलता है या पुरानी रिवायत ही फतेहमंद होती है? इस पर बात करेंगे. पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कायरा साहब. 2 रोज़ बाद इंतखाबात हैं और ज़ोरदार इंतखाबी मुहिम भी चलाई जा रही है. इसके बाद जीबी के अवाम से पीपल्स पार्टी की उम्मीदें क्या हैं? बहुत शुक्रिया जी. एक तो आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि ये अमूमी रवैया नहीं है, ऐसा होता है हर दौर में. हमारी गवर्नमेंट होती थी तो हमें अज मिल जाता था, दूसरों की गवर्नमेंट होती है तो उनको अज मिलता है. मैं हमेशा इस बात का दाई रहा हूँ, मैं इसका कोशिश करता रहा हूँ कि हमारे और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब एक ही वक्त में हों, ताकि यहाँ पे बनी हुई हुकूमतें वहाँ असरअंदाज ना हो सके. जिस तरह अभी भी हमें नजर आ रहा है कि कई वज़रा जो हैं वो जाके वहाँ प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, वो लैपटॉप बांट रहे हैं, भला आदिल क्यास और कई तरीके होते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है. दूसरी बात, इलेक्शन सारी जमातों को अपने बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी से लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए और ये इलेक्शन बड़ा अहमियत का हामिल है. मुझे क्या तवक्को है? मुझे तवक्को ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दिलों के हमेशा करीब रही है. बिल्कुल. और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके जिन्होंने वहां से राजगिरी निज़ाम का खात्मा किया, जिन्होंने वहां से एफसीआर का खात्मा किया, जुल्म जबर के कानून खत्म किए, आम आदमी को रियासत का शहरी बनाया और फिर उनको हुकूक दिए, उनको सब्सिडियां दी, वो गंदम की सब्सिडी हो, वो तेल की सब्सिडी हो, उनको मराहत दी, उनको सहूलतें फराहम की. इसी तरह उनके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट आई तो बीबी शहीद ने गिलगित बल्तिस्तान को काउंसिल का दर्जा दे के वहां पे सियासी जमातों पे मुश्तमिल इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत आई हुए नुमाइंदों की अपनी हुकूमत बनाने का प्रोसेस शुरू किया. वो उसके बाद उन्होंने और बहुत सारे काम वहां पे किए. फिर जरदारी साहब के क़यादत में हमारी जो गवर्नमेंट 2008 में आई, उस वक्त मैं कश्मीर अफेयर्स का वजीर था और वहां पे हमने गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट ऑर्डर दिया. वो आज वाला निज़ाम जहाँ पे उनका मुकम्मल तौर पे अपना एक सूबाई सेटअप है, हाँ एक आईनी हैसियत नहीं है लेकिन एक मुकम्मल सूबाई सेटअप है, उनको मुकम्मल इख्तियारात है. अब एक सफर उनका रह गया, इंशाल्लाह वो भी पीपल्स पार्टी तय करेगी. इसी तरह अगर तरक्याती कामों की बातें करें, हमने भी बहुत किए, बाकी जमातें भी क्लेमेंट हैं और दुरुस्त होंगी, उन्होंने भी काम किए. अब लोग अपने रवायती रिश्ते के साथ भी कायम रहते हैं. पिछली दफा सीटें तो हमें 3 मिली थी, अनफॉर्चुनेटली सीटें तो हमारी पता नहीं कैसे कम हो गई. वोट हम सबसे ज्यादा लेने वाले थे. इस दफा पहले से भी ज्यादा इंशाल्लाह ताला हम वोट भी लेंगे और सीटें भी लेंगे. वैसे कायरा साहब, ये उम्मीद इस मर्तबा पीपल्स पार्टी को क्यों है? क्योंकि ये बात तो मानने वाली है जो आपने बातें गिनवाई हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या कुछ किया. यकीनन एहसानात हैं जीबी पर पीपल्स पार्टी के, और ख़ास तौर पर जो अलहदा ढांचा कानून साज असेंबली का क़याम और बड़े पैमाने पर तरक्याती काम के हवाले से आप भी जिक्र कर रहे थे, वो पीपल्स पार्टी के दौर में मुमकिन हुए. लेकिन इसके बावजूद आपकी जमात गुज़श्ता 2 इलेक्शन में भी शिकस्त खा गई, तो इस बार इतनी उम्मीदें क्यों हैं? एक तो मैंने गुजारिश की ना जी कि हमारे यहाँ मैं पहली बात तो ये है कि हमारे कोई एहसान नहीं है, खिदमात है. तो खिदमात से इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि हमें वोट मिलेगा. पिछली इंतखाब में मैंने अर्ज किया था कि पिछले इंतखाब में हम सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली जमात थे, लेकिन मरकज में बैठी जमात ने वहां जो कुछ किया वो आप जरा उसका रिकॉर्ड खोल के देखिए, रिकॉर्ड पे मौजूद है. उससे पहले उससे कबल जो इंतखाब हुआ था
2013 में या 13 के बाद, तो लोग उस वक्त जब भी कोई गवर्नमेंट आती है ना जी, गवर्नमेंट से लोग नाराज इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ हुकूमतों के पास वसाइल कम होते हैं और मसाइल ज्यादा होते हैं, और लोगों को हुकूमत के वसाइल से गर्ज नहीं होती, अपने मसाइल से गर्ज होती है जनरली, और वो कोई हुकूमत भी अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर पाती। लिहाजा उस पे एक इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाता है। वो हमारे साथ भी हुआ, लेकिन उसके बाद तो दोनों हुकूमतों के दौर में इलेक्शन हुए। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, और मैं फिर कहूंगा कि हमारे वोट ज्यादा होते थे, सीटें हमारी कम कर दी जाती। तो इस मर्तबा भी तो अमूमी रवैया, आप खुद भी ये बात कर रहे थे कि बात ठीक है कि जो मरकज में हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी उसी पार्टी की फिर हुकूमत बनती है, तो इस मर्तबा भी तो फिर रवैया यही लग रहा है कि मरकज में अगर नून लीग है, क्योंकि नून लीग भी अपनी कैंपेन पूरे जोरों शोर से चला रही है, तो जो चांसेस लग रहे हैं वो तो यही लग रहे हैं कि नून लीग इक़्तिदार में आ सकती है। हमें तवक्को है कि इस वक्त हुकूमती मिशनरी ऐसा काम नहीं करेगी, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो अपने वोट का पहरा देंगे। हमें इस वक्त जो सूरत हाल गिरदोनवा में है उसमें किसी ऐसे मशकूक इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, बल्कि एक शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना है। उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमतें जो होंगी हर तरफ, वो वही मुल्क के अंदर इस्तेहकाम का बायस होंगी। तो ये हमें जल्दी कोशिश करनी चाहिए। आप शफाफ इलेक्शन की बात करें कायरा साहब, लेकिन पीटीआई इल्जाम लगा रही है कि उनकी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन के लिए भी जो उनके सीनियर पार्टी रहनुमा हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होने की इजाजत भी नहीं दी गई, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी उस तरह नहीं चलाई, तो फिर इस तरह भी तो इलेक्शन की शफाफियत पे सवालिया निशान लग जाएगा। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ये बात दुरुस्त है। असद कैसर साहब को रोका गया, चले वो अब पहुंच तो गए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के क़यादत को भी रोका गया। उसी जब असद कैसर साहब का जहाज लेट हुआ या रास्ता ब्लॉक हुआ, लेकिन कुछ पीटीआई के कारकुनों का या उनके लीडरों का एक था एतराज कि हमें रोक दिया गया है, रास्ते में ब्लॉक किया गया है। बट बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन हैं अपनी जमात के, तो वो तो अपनी पूरी जोर से कैंपेन कर रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में एक और सूरत भी है, वहां पे पीटीआई के सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट है ही नहीं। उन्होंने MWM मुत्तहिदा वादतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद है। MWM के कैंडिडेट अक्सर सीटों पे हैं, उनकी क़यादत भी बड़े जोर से वहां कैंपेन कर रही है, उनके कारकुन भी कर रहे हैं, और उनके बैनर्स और झंडे और उनका जो पोस्टर्स है और पूरी कैंपेन है, वो अलामा साजिद जो है राजा नासिर अब्बास साहब और इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ है, और उस पर कोई रुकावट नहीं है। वहां पीटीआई के फ्लैग भी लगे हैं, लेकिन ये बात भी बहरहाल दुरुस्त है, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रुकावट हुई, और ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब आपके वक्त का। इसी मामले पे हम बात करेंगे। पीटीआई के रहनुमा नईम हैदर पंजूदा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नईम साहब, जनरल इलेक्शन में पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड का बयानिया बड़ी कामयाबी से बनाया। इस बार भी आपके लोग दावा कर रहे हैं कि असद कैसर और जुनेद अकबर को इलेक्शन मुहिम में शिरकत से रोका जा रहा है। जनरल इलेक्शन में आपको अदालतों से रिलीफ मिला, इस बार आप भी आपको भी अदालत जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं गए? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, सिर्फ बयानियां बनाने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली हुआ, और लोगों के पेपर जिस तरह छीने गए। मैं खुद हाई कोर्ट तक गया, मेरे जाकर पेपर एक्सेप्ट हुए, आरओज़ हमारे पेपर्स नहीं ले रहा था, और जलसे के लिए हमने इजाजतें मांगी, उस वक्त नहीं दी गई। जो कुछ हुआ, फिर फॉर्म 47 बना, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, और फिर काजी साहब ने कहा कि आप जो है इधर क्यों नहीं आए। हर जगह पर बताया कि अप्लाई किया, हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन जो निज़ाम है आपको सब पता है। अब रहेगी गिलगित बल्तिस्तान की बात, तो देखें बिल्कुल ये बात अटल है। मैं खुद गया, मेरे साथ सलमान राय साहब थे, शौकत बसरा साहब थे, और पुलिस एहलकारों ने कहा कि हमें ऊपर से हुक्म है कि आपको अंदर दाखिल नहीं होने देना। हम वोटर हैं खान साहब के, हम सपोर्ट करते हैं, हम पसंद करते हैं, उन्हें हमें वोट भी देंगे, लेकिन इशू ये है कि हमें ऊपर से हिदायत हैं कि इनको दाखिल होना। हमने कहा जी कि ये पाकिस्तान जो है, कोई हम इंडिया के अंदर दाखिल हो रहे हैं, एनओसी चाहिए। पाकिस्तान में तो आर्टिकल 15 कहता है कि कोई शख्स भी पाकिस्तान में किसी जगह पर किसी कोने के अंदर जा सकता है। दूसरी जमातों के रहनुमा कौन से एनओसी लेकर आ रहे हैं,
तो पीपल्स पार्टी की रहनुमा थोड़ी देर पहले मेरे साथ शो में बैठी थी, वो कह रही थी कि मैंने तो कोई एनओसी लिया। इसी तरह कई रहनुमाओं बगैर एनओसी के वो गए। तो बात सिंपल है कि सिर्फ एनओसी की शर्त इन्होंने इसलिए रखी कि सूबे से दूसरे सूबे में जाते हुए एनओसी लेना है कि पीटीआई को लोगों को रोकने का जवाब बनाया जाए। हमने उस जवाब को तोड़ने के लिए अदालत से रजू किया, हमने इलेक्शन कमीशन अप्लाई किया, हमने इंतजामिया को दरखास्तें दी, लेवल प्लेइंग फील्ड समेत जो कुछ रुकावट और जो कुछ हो रहा है झंडा लगाने की या रैली निकालने की या कैंपेन करने की इजाजत नहीं है, हमें दी जाए। लेकिन हमें इजाजत नहीं दी कि मैं विद एविडेंस आपको तमाम सबूत व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर दूंगा। तो सिर्फ हम ही नहीं है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि कभी हमने नहीं देखा कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप हल्का वोटर लिस्टें तब्दील करें, आप एडिशनल आरओ जो हैं वो उनको तब्दील करें, आप गुल्लू भट्ट जो पंजाब से सीसीडी जिसने मावराए अदालत 2000 से ज्यादा कत्ल किए हैं उनको इसलिए बुला रहे हैं कि दानिया की जाए। तो लिहाजा इनकी इत्तेहादी जमात भी ये कह रही है, तो हमारी बात तो फिर पीछे रहेगी ना। हमें तो ये समझे कि ये हमारे मुखालिफ हैं, उन्होंने ये बात करनी है। तो पंजोता साहब, अगर तो पीटीआई की जानिब से इन तहफ्फुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि उनको इलेक्शन कैंपेन सही तरह चलाने नहीं दी जा रही, फिर तो इलेक्शन की शफाफियत पर ही सवालिया निशान उठ जाएगा। जी बिल्कुल, ये शफाफियत पे निशान है और मैं समझता हूँ कि ये प्री पोल रिगिंग है। पीटीआई ने इसको डिक्लेयर किया, ये प्री पोल रिगिंग है, जो वाज़ह तौर पर इनकी बदनीति, जो इनका माइंड सेट है, वो सबूत देता है कि आफ्टर इलेक्शन भी क्या होने वाला है। जब एक जमात से आप निशान छीन लें और वो जमात किसी और के साथ इलाक करे, पहले आप उसके टिकट ले लें और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहें कि तमाम टिकट्स वापस कर दिए जाएं, ऊपर से हुक्म आया इस जमात का निशान भी ले लें, तो फिर आप समझ जाएं एक तरफा मैच खेलना चाहते हैं। इनको तो खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैच वही होता है जब दूसरी टीम को मौका दिया जाए। आप तो दूसरी टीम को मौका ही नहीं दे रहे। तो पंजोता साहब, इस मर्तबा फिर तो पीटीआई को जीबी में इलेक्शन लड़ने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप तो वहां की जो एक मुकामी जमात है उसे इल्हाक करके इंतखाब लड़ रहे हैं। फिर तो पीटीआई के लिए वैसे भी मुश्किल हो जाएगा इस इलेक्शन में पूरी तरह उतरना भी और कामयाब होना भी। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, हमें तो उतरने नहीं दिया जा रहा ना जी। हम तो देखें जुनैद अकबर गए, उसको गिरफ्तार करके सूबा बदर किया, शायद खटक छुप के पैदल वो मुख्तलिफ भरबों से वहां पहुंचे, उसको एक दिन उसने कैंपेन की, उसके पीछे लग गए, दूसरे दिन वो जलसा करने लगा था, वहां रैली निकालने लगा था, उसे गिरफ्तार करके उसे कहा कि आप जाएं जी गाड़ी के अंदर बैठे और चले वापस, उसे सूबा बदर कर दिया। तो ये सूरत हाल का सामना है। तो इसमें देखें ना, इलेक्शन कमीशन हो या जो लोग इसी पे इख्तियार वली साहब की भी राय हम जान लेते हैं। ज्वाइन किया है इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजोता साहब काफ़ी शिकवा कर रहे हैं कि एक तो उनको गिलगित बल्तिस्तान में उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को एंटर भी नहीं होने दिया जा रहा, उनकी पार्टी का निशान भी ले लिया गया, उनको इलेक्शन कैंपेन भी नहीं उस तरह चलाने दी जा रही। फिर तो इलेक्शन की शफाफियत पे ये सवालिया निशान है और आपकी जमात तो हुकूमत में है, तो फिर सवाल तो हुकूमत पे उठेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नईम साहब जो है भी करेंगे और इलेक्शन पर उंगली नहीं उठाएंगे तो उनके पास क्या रह जाता है। देखिए कौन सा इलेक्शन है पाकिस्तान का जो है, और उसको उन्होंने तस्लीम किया है जहाँ तक की निशान है। तो इनकी तो पार्टी है ही नहीं इस वक्त, इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पार्टी है नहीं है। अब जो ये बात कर रहे हैं कि यार फलाने को वापस कर दिया, उसको वहां पे जलसा नहीं करने दिया गया, तो भाई हुकूमत की पार्टी पीएमएलएन जाती है, एनओसी लेती है, नवाज शरीफ एनओसी लेता है, बिलावल भुट्टो जरदारी एनओसी लेता है। तो यार आप लोग कोई मुबर्रा लोग हैं, आपको बहुत ही बड़े लोग हैं, मतलब कानून आईन कुछ भी नहीं आपके लिए, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जैसे मर्जी इलेक्शन एक्ट को रोन दे, कानून को रोन दे और आप चलते रहे। ऐसे नहीं होता ना। मतलब वो बात करें जो सुनने के लायक हो, जिसका कोई सर पैर हो। तो मेरे ख्याल में अगर सारी पार्टियों ने ले लिया है, तो ये जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो वहां पर कैसे घूम फिर रहे हैं। अच्छा, ये सवाल तो फिर पंजोता साहब से पूछना चाहिए। आप क्या कहेंगे पंजोता साहब? गुलजार अगर वहां पे फिर सकती है और बैरिस्टर गौहर कैंपेन कर सकते हैं, तो कि वो भी भी हो तो किसी ने उनको रोकना थोड़ी था। लेकिन मेरे ख्याल में आपको इलेक्शन कैंपेन से ज्यादा कोई सीट वो जो है ना सीन क्रिएट करना, वो आपका ज्यादा
टारगेट तक के कोई सीन क्रिएट हो कि हमारे साथ तो ज्यादती हो गई, देखे हम मारकर। हालांकि मुझे नहीं पता कि नईम साहब को अपनी पार्टी का पता है या नहीं पता, लेकिन यहाँ पर टोटल 24 हल्के हैं, आधों में भी इनके उम्मीदवार नहीं रहे। इनके तो सारे उम्मीदवार कुछ आजाद उम्मीदवारों के सामने बैठ गए हैं, दस्तबरदार हो चुके हैं, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने दस्तबरदार हो चुके हैं। इनका जीबी क्या अलग है, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनकी बात करनी जो है, लेकिन नईम पंजोता साहब तो कह रहे थे कि उनके उम्मीदवारों को ये कहा गया कि वो दस्तबरदार हो जाएं जो उनकी जानिब से टिकट जमा करवाई गई थी। नईम पंजोता साहब की जानिब से तो ये कहा जा रहा है। नहीं जी, किसी को नहीं कहा गया, किसी को नहीं कहा गया। और अगर किसी को कहा गया है तो नईम हैदर पंजोता साहब उनके मुफ्त में वकील क्यों बन रहे हैं? जिनको कहा आए ना, वो जारी करें कि मुझे कहा गया, मुझे जबरदस्ती किसी ने बंदूक की नोक पर बिठाया। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो सारी बातें जो है ना, वो हवाई बातें थी कि हमारी पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा लीडर पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, ये है वो है। उस सारे गुबारों से हवा निकलती जा रही है। आप यू आर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। आप पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं इस वक्त इलेक्शन कमीशन में, तो आपकी बात बंदा मतलब उस पर आगे मैं क्या बात करूं। चलें पंजोता साहब से इस बारे में पूछ लेते हैं। पंजोता साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो आपने इख्तियार वली साहब की बात सुनी होगी। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तो इलेक्शन कमीशन में भी रजिस्टर्ड नहीं है, एनओसी नहीं है आपके पास, तो फिर आप कैसे ये बात कर सकते हैं? और जैसे आप कह रहे हैं कि आपको कैंपेन नहीं करने दी जा रही, तो आपकी पार्टी के चेयरमैन भी वहाँ पर मौजूद हैं और केपी की भी मिनिस्टर जो पीटीआई से हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, जो हमारी पार्टी की रजिस्ट्रेशन का मामला है वो सारी दुनिया को पता है। हमारा निशान जो जिसकी वजह से सीना मैंने बताया, लेकिन जिस जमात डेमोक्रेटिक पार्टी है गिलगित बल्तिस्तान की, उसके सरबराह से मेरी कल बात हुई। उसने कहा जी पहले हमें कहा गया कि आप टिकट्स जमा करवाएं, हमने करवा दिए। बाद में आरओज को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है वो बताया गया कि आप तमाम जो है, यानी रात को लेट नाइट हमने जमा करवाए और सुबह उन्होंने कहा कि जी आप इनसे वापस कर दें। उन्होंने वापस कर दिया, हुक्म था ऊपर से। तो इससे अंदाजा लगा लें कि पीटीआई जो है या उसके जिसके साथ अलायंस करके लड़ना चाहती है, क्या सूरत है। नंबर 1। नंबर 2, जब ये बात खुद ही कर रहे हैं कि इनके चेयरमैन जो हैं वो वहां पर कैंपेन कर रहे हैं, तो वो तो पीटीआई के उम्मीदवारों की कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे कर रहे हैं? अगर हम जो है वो लड़ ही नहीं रहे, हमारा वजूद ही नहीं है, और जिस जमात से हमने इलाक़ किया अब उसका भी वजूद नहीं है, और सिर्फ वजूद नून लीग का ही है या पीपल्स पार्टी का है या यूआई का है, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये इनकी बात की अपनी नफी है। असल में इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है। आप रिटन फॉर्म के अंदर लिखें ना कि पीटीआई और जितने आजाद उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवारों को भी कैंपेन का हक नहीं है। मैं तो यही एक आसान कुलिया दिया ना कि इससे बेहतर यह है कि नोटिफिकेशन निकालें। यहाँ भी तो असम्बली की मुद्दत 5 साल बढ़ाने लगे हैं ना। 25 साल का वोटर जो है उससे कम वोटर जो है वो नहीं होगा और उससे बढ़ के वोटर होगा। ये तमाम हरबे जितने भी हैं, इनकी बुखलाहट, इनकी जो हार है, जो शिकस्त है, जो खौफ है, ये उसकी निशानी है। क्योंकि एक लीडर जो जेल में पाबंद सलासिल है और जिसकी जमात के ऊपर सारी पाबंदियां, सारे मामलात हैं, उसके बावजूद उसका सियासी मैदान में खुल के मुकाबला नहीं कर पा रहे। भाई मुकाबला वो होता है जब अगले को भी मौका दिया जाए, भाई 2 आपके हाथ है, 2 पांव है, आओ भाई हमने कुश्ती करनी है, फिर पता चले कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है। जब आप उसके हाथ बांध दें, कान आंखों पे पट्टी बांध दें, पांव पे पट्टी बांध दें, फिर आप कहें जी कि देखें जी ये मैच हो रहा है, ये मैच तो नहीं हो रहा ना, ये तो फिर फिक्स मैच हो रहा है, ये तो सिर्फ एक ड्रामा है जो रचाया जा रहा है। आवाम का पैसा आप ऐसे जाया कर रहे हैं, वहां पर करोड़ों रुपया लगाएंगे। लेकिन बहरहाल अब इंतखाबात होने में भी 2 दिन रह गए हैं, तो अवाम का भी जो एक इंटरेस्ट है वो भी जाहिर से बात है नजर आ जाएगा कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। हो सकता है कि जो आप जिस पार्टी से इल्हाक करके ये इलेक्शन लड़े हैं उस पार्टी के मेंबर्स जीत जाएं। बहरहाल 2 दिन बाद ये चीज़ काफ़ी क्लियर भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ। एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश के बाद ऑस्ट्रेलिया से वनडे में सीरीज में जीत यकीनन कौमी क्रिकेट टीम का कमबैक कहलाएगा। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि कुछ अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत और हार कौम के लिए बेमायनी हो चुकी है। मुकाबले की अहलियत और जीतने की सलाहियत से महरूम टेस्ट और वनडे टीमों ने इस दौरान चाहे कोई रिकॉर्ड ना तोड़ा हो, कौम का दिल ज़रूर तोड़ा है।
बहरहाल ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त देना ठंडी हवा के झोंके के तौर पर ही लेंगे। और जीत क्या मायने रखती है टीम के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी, और क्रिकेट के आलमी मैदानों में कौमी टीम का हकीकी कमबैक किस तरह मुमकिन है, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याहिया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याहिया हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये तीसरी वनडे सीरीज है जिसमें हमने कैंगरूज को शिकस्त दी है, लेकिन क्या वजह है कि किसी बड़े इवेंट में जब मैच पड़े तो हम कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहते हैं? बहुत शुक्रिया आयशा, और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को घर में 2 मरतबा, उनके घर में एक मरतबा हराया है। और एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर 3 एक रोजा मैचों की सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी है। जब आपकी टीम हर जगह सिर्फ हार को गले लगा रही थी, तो जीत का हार भी इस बार आपके गले में पड़ा। लेकिन ज्यादा खुशी है नहीं इस कामयाबी को लेकर, हालांकि जीत बहुत सारे सवालों का जवाब होती है, जीत होती है बिल्कुल। बट जो हमारी यहाँ पर टीम सिलेक्शन थी, जिस अंदाज में हम क्रिकेट खेले हैं, जिस तरह में ऑस्ट्रेलिया की एक सी ग्रेड की टीम के साथ हम दिक्कत के साथ फंस के मैच जीते हैं, उस पर जो क्रिकेट के हल्के हैं उनको पाकिस्तान टीम की तैयारियों, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन, पाकिस्तान टीम के खेलने का अंदाज और बिलखुसूस टीम के कोच माइक हेसन की जो कोचिंग की अहलियत है और उनकी फ्यूचर प्लानिंग है, उसको लेकर बड़े कंसर्न है। और ये कंसर्न जो है वो बिल्कुल अपनी तरफ बजा है, क्योंकि माइक हेसन का भी एक टाइम हो चुका है पाकिस्तान टीम के साथ व्हाइट बोर्ड क्रिकेट में। जी। एशिया कप हो या फिर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, वो डिलीवर कर नहीं पाए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान टीम को एक मच अवेटेड विक्ट्री की जरूरत थी, और ये जीत सिर्फ उस जीत के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन याहिया साहब, हम इस सूरत हाल को इस तरह भी देख रहे हैं ना कि अब पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता कौम की जीतने से या हारने से, इस लेवल तक आ चुके हैं। और पहले तो पाकिस्तानी टीम को अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता था, अब तो वो भी नहीं कहा जाता। अब तो वो किसी भी मैच में उतरते हैं तो सबको ये यकीन होता है कि ये हारेंगे। इतना जहन साजी कर दी गई है पाकिस्तानियों की कि अब टीम की जीत पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आवाम को। आपकी किसी हद तक बात से मैं इत्तेफाक करूंगा और किसी हद तक नहीं भी करूंगा। आपने जो अपनी गुफ्तगू में लफ्ज जहन साजी इस्तेमाल किया है, मैं इसका पूरा दोष सोशल मीडिया को देना चाहूंगा, खिलाड़ियों के एजेंट्स को देना चाहूंगा, खिलाड़ियों के सोशल मीडिया मैनेजर्स को देना चाहूंगा, जिन्होंने क्रिकेट के खेल को जो है, ठीक है एक प्रोफेशनल क्रिकेट है, लेकिन उन्होंने खेल को जो है वो खिलाड़ियों के स्टारिज्म के साथ जो है वो एसोसिएट कर दिया है, और इसकी कीमत हमें पिछले चंद सालों में अदा करनी पड़ी है। जी। पाकिस्तान टीम हार रही है, लेकिन खिलाड़ियों का जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। परफॉर्मेंस ग्राउंड में सिफर है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनको स्टार बनाकर पेश किया जा रहा है। बिल्कुल। दुनिया में स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो फिर वो आपको कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ उलट है, यहाँ पर मीडियोकर किस्म की परफॉर्मेंस है। यहाँ पर सोशल मीडिया के जो मैनेजर्स हैं और सोशल मीडिया के जो जाली अकाउंट्स हैं, वो खिलाड़ियों को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, उसके मजदाक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है। हम ये कहें कि खिलाड़ियों को कमर्शियलाइज कर दिया गया है, उनको इतना कमर्शियल्स में या सोशल मीडिया पर इतना पैसे भी आसानी से मिल रहे हैं और इतना बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस कहीं खत्म ही हो गई है। हाँ, उसकी बुनियादी वजह है ना आयशा, पैसा इनका राइट है। जब खेल में पैसा आ रहा है तो खिलाड़ियों को भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खिलाड़ी जो है वो उनकी कंसंट्रेशन खेल से ज्यादा दीगर एक्टिविटीज के ऊपर आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। इस वक्त जो पाकिस्तान टीम को डिसिप्लिन की जरूरत है वो खिलाड़ियों के सोशल मीडिया के हवाले से है। आपने 26 मार्च 2026 को एक वाकया देखा होगा, जब नसीम शाह के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट की जाती है वजीर आला पंजाब के हवाले से, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब उनके दिफा में बहुत सारे लोग आ गए। दुनिया में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी हैं वो दुनिया जहान की चीजों में आपको इन्वॉल्व नजर आएंगे। अगर नहीं नजर आएंगे तो वो खेल के मैदान में आपको एक्टिव नजर नहीं आएंगे। मीडियोकर किस्म की उनकी कारकर्दगी है, और ये सिर्फ एक नसीम शाह का मसला नहीं है, ये बहुत सारे खिलाड़ियों का मसला है। कुछ चीजें मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं, कुछ चीजें मीडिया में रिपोर्ट नहीं होती। उसके अलावा जो खिलाड़ी हैं
आप अगर देखिए पाकिस्तान सुपर लीग में जो खेल रहे थे वो कौमी टीम के लिए दस्तयाब नहीं है, अनफिट हो गए हैं। जो PSL में अनफिट थे वो पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल है। तो अगर मैं ये कहूं कि एक मजाक चल रहा है और हमारी क्रिकेट मजाक बन गई है तो कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि जो खिलाड़ी PSL में परफॉर्म करते हैं वो कौमी टीम में अनफिट होते हैं, और अगर कौमी टीम में खेल रहे हैं तो PSL के लिए वो अनफिट हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? बल्कि हमने मोस्टली खिलाड़ियों को देखा है कि PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनली खेलने जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सिफर होती है। आशा, हमारे फॉर्मर टेस्ट कैप्टन है ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज, उन्होंने इश्तिहारी सुपरस्टार का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं हफीज की इस बात को जरूर इंडोर्स करूंगा। देखिए, आप अपने खेल की वजह से दुनिया में नाम कमाते हैं। बिल्कुल। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मिसालें मौजूद हैं, हॉकी में, क्रिकेट में, स्क्वॉश में लेजेंड जहांगीर खान है, स्नूकर में मोहम्मद यूसुफ साहब हैं। अभी अरशद नदीम ने जेवलिन में पाकिस्तान के लिए 40 साल के बाद जो है ओलंपिक में मेडल पाकिस्तान को लाकर दिया। लेकिन यहाँ पर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और यहाँ पर कुछ मखसूस लोग हैं, कुछ एजेंट्स हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो यहाँ पर खिलाड़ियों को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। शायद उन्होंने खिलाड़ियों को इस बात का यकीन दिलाया है कि जी ग्राउंड की परफॉर्मेंस ना भी हो, हम आपको जो है वो स्टार बनाकर दिखाएंगे। वैसे तो वैसे ये आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तानी टीम में कोई स्टार खिलाड़ी मौजूद है, कोई बच गया है? देखिए, स्टार तो आप तब बनते हैं जब आपकी टीम जीते, जब आप डंके की चोट पर बैनुल अक़वामी सतह पर जो है अपने आप को मनवाएं। यहाँ पर मीडियोकर किस्म की आपको कारकर्दगी दिखाई दे रही है, छोटी छोटी टीमों के खिलाफ, मिनोस के खिलाफ आपको परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, बट अनफॉर्चुनेटली ICC की सतह पर, एशिया की सतह पर आप टोटली फेल हैं। तो फिर आप कैसे स्टार डेवलप करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी आपके वक्त का। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर मामले की अगर बात करें तो खुद साख्ता ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अवामी मसाइल के नाम पर एक अरसे से गुमराह कुन और बेबुनियाद झूठा बयानियाँ फैलाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ है। लेकिन हालात व वाक़यात पर हुकूमत की जानिब से दिखाए जाने वाले संजीदा रद्द-ए-अमल के सबब हक़ाइक़ खुलकर अवाम के सामने आ चुके हैं। वादी की मकामी सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें भी JAA की सियासी हटधर्मी और एहतजाजी सियासत के खिलाफ यकसू हैं। हुकूमत ने हर बार मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया, अवामी रिलीफ को तरजीह दी और तयशुदा मुत्तफ़िका शराइत पर फौरी अमल दरामद की राह भी हमवार की। लेकिन नाम नहाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मसले के हल की संजीदा कोशिशों को हुकूमत की कमज़ोरी समझा और लचर के बजाय दबाव का हरबा इख्तियार किया। इसी मामले पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल माजिद खान साहब, मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब आपके वक्त का। इलेक्शन से पहले इस मामले को इतनी हवा देना, एक तो इसकी वजह क्या है और वहाँ पर इस मामले को लेकर अब क्या किया जा रहा है? दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इलेक्शन से पहले मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा जो इंतखाबी अमल है उसको सबूताज करने की साजिश है। तो किस तरह देखा जा रहा है इस मामले को? देखिए, मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट की है बात आपको। बेसिकली जो महाजिरीन मुकीम पाकिस्तान है, इनका जो इशू है जिससे जैक इस वक्त वजह तनाज़ा बना के बैठी हुई है, वो ये चाहती है कि वो लोग जिन्होंने एक ग्रेटर कॉज के लिए तकमील पाकिस्तान के लिए हिजरत की और जिन्होंने लाखों जानों के नजराने दिए तहरीक आज़ादी के अंदर, उनके वोट राइट को ख़त्म कर दिया जाए, उनके हक की नुमाइंदगी को ख़त्म कर दिया जाए। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये अभी रिसेंटली आपके फेडरल मिनिस्टर्स की एक हाई पावर्ड कमेटी मुजफ्फराबाद आई, हेडेड बाय राना सनाउल्लाह साहब, और उन्होंने इनके साथ 10-11 घंटे बैठ के एक निजी होटल में मुज़ाकरात किए जी। और इनके जो 38 नुकात थे उनमें से 37 नुकात के ऊपर उन्होंने मनवान अमल दरामद करवा दिया, और बाकी जो अवामी इशूज थे जिनमें इनके ऊपर 177 के करीब मुकदमात थे जो पिछले एहतजाज के दौरान कटे थे, वो सारे खत्म हो गए। जिन लोगों की उस मैसेकर में डेथ हुई थी उनको कंपनसेशन दे दी गई, उनके वर्षा को नौकरियां दे दी गई, और जो बाकी छोटे मोटे इश्यूज थे वो सब सेटल कर दिए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उन्होंने एक चीज को अपनी अना का मसला बना दिया और उन्होंने मुज़ाकरात के बजाय इंतशार का रास्ता अपना लिया। अब ये पॉसिबल नहीं है कि स्टेट विद इन द स्टेट बनाई जाए। इस वक्त जो इन्होंने एक क्योटिक पोजीशन पैदा की हुई है, आपको भी इस बात का इदराक है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमारा अज़ली दुश्मन है हिंदुस्तान। और रिसेंटली उनके वहां से जो उनके जो गौरव आचार्य ने और बाकी लोगों ने जो स्टेटमेंट दी हैं, वो चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर डिस्टॉर्शन हो, यहाँ का अमन तबाह हो। और आपको भी पता है कि ये मल्टीपल प्रॉक्सीज सिंदूर के बाद काफी ज्यादा
तेजी से यहाँ पर हम वो कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जो मार्के हक की खिदमत है उसको मिटाने के लिए हिंदुस्तान, आपको पता है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उसको मौका मिल रहा है वो हमें डिफेम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त नहीं था जब हुकूमत डायलॉग करना चाहती है, आपको बिठाना चाहती है, लेकिन आपके जो कोर मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर हमारे सारे मुतालबे भी पूरे कर दे लेकिन हम इस मार्च से पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर ये आप खुद सोचिए कि ये क्या अमन का रास्ता है? यानी पहले तो कहा जा रहा था कि जो 38 मुतालिबात हैं उनको पूरा किया जाए, हुकूमत ने गालिबन 35 मुतालिबात पूरे किए हैं, और आप कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि अगर तो सारे मुतालिबात भी पूरे हुए वो तो भी एहतजाज से नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स दी है, और उनके अगर आप सुन दो तेज बयानात सुनिए तो वो इस वक्त अगर देखें तो वो जिस लफ्ज लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस किस्म के इंतशार की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। एक जमहूरी माशरे के अंदर चीज़ों को जमहूरी तरीके से टैकल किया जाता है। मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इन लोगों के रिलीफ के लिए एक ह्यूज अमाउंट पे दिया। हालांकि आपके ऊपर IMF की कंडीशंस थी, लेकिन उन सबको कश्मीर कॉज और कश्मीरियों की वजह से साइड पे रखा गया। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कुफराने नेमत करें, आप देखिए यहाँ 3 रुपए की बिजली, सब्सिडाइज आटा, 2000 मन आटा, जहाँ आटा पंजाब में पैदा हो रहा है वहां पर 4000 रुपए मन है, यहाँ पर लोगों को 2000 रुपए मन दिया जा रहा है, 3 रुपए की बिजली दी जा रही है, और उसके बावजूद बाकी उनकी सारी डिमांड्स मीट कर ली गई हैं। तो फिर आप डायलॉग के बजाय इश्तार की तरफ जाएं, तो फिर ये किसके एजेंडे की तकवीत है? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। और अब्दुल माजिद साहब, अब जबकि इंतखाबात भी 27 जुलाई को होने जा रहे हैं, तो अगर तो इन पार्टीज़ को निकालने की बात की जा रही है तो इंतखाबात में तो वैसे ही अवाम का जो एक इंटरेस्ट है वो शो हो जाएगा कि वो इन उम्मीदवारों के हक में है या नहीं है। फिर तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि अवाम भी इन पार्टियों के हक में है और या फिर वो भी यही चाहते हैं जो ये पार्टी चाहती है। तो फिर 27 जुलाई तक का इंतज़ार क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, जब आपने इंतशार की सियासत करनी हो तो अभी तो इंतखाबी शेड्यूल आ गया। 9 से 19 तक आप लोग अगर इतने पॉपुलर हैं तो अपने कागजात नामजदगी जमा कराइए। जो सबसे बेहतरीन रिवेंज है वो डेमोक्रेसी है। आपको भी पता है कि लोगों के वोट की पर्ची फैसला करती है आने वाली हुकूमत का। तो मैं समझता हूँ ये उनके पास एक बड़ा बेहतरीन मौका था कि वो अगर अवाम में इतने पॉपुलर है तो वो अपने अवामी बयानियों को लेके अवाम में जाएं और इलेक्शन की तरफ आए और इलेक्शन कंटेस्ट करें। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट करने से बल्कि इलेक्शन को सबूटाज करने की सारी बातें की हैं। उनके अगर आप बयानात सुने तो वो अपने मुतअद्दिद बयानात में जब पब्लिक वो एड्रेस करते हैं तो वो लोगों को इंस्टिगेट करते हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम इंतजाम को डिस्ट्रॉय नहीं चलने देंगे। गुजारिश मेरी ये है कि कौन सी ऐसी रियासत के शहरी हो सकते हैं जो अपने आइन के बगैर या आइन के मावरा चलना शुरू कर दे। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज जिससे जो ये पैगाम लेके चल रहे हैं इससे कोई पॉजिटिव नतीजा निकलता है। आप जब गैर मामूली हालात पैदा कर दें तो फिर गैर मामूली हालात के पेश नजर गैर मामूली चीजें होती हैं। मैं नहीं समझता कि इन सारे अवामिल से ये कोई नेकनामी कमा रहे, बल्कि ये रियासत और रियासत के गरीब आवाम को एक बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद खान साहब हमारे साथ हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।